एक कैंपग्राउंड में जो सियोक्स सिटी, आयोवा के पास लेक ओकोबोगी नेशनल पार्क में स्थित है, एक आरवी आधी रात को जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर डार्लिन नाम की एक महिला वाहन के बाहर एक तेज रोशनी की चमक देखती है। कुछ ही क्षणों बाद वह अपने बेटे की चीख सुनती है जो आरवी से बाहर है। वह दरवाजे के हैंडल को छूती है जो बेहद गर्म हो गया है और उसका हाथ जल जाता है। डार्लिन जल्दी से मिटल्स का उपयोग करके दरवाजा खोलती है। बाहर उसका बेटा केविन उसे बताता है कि उसकी बेटी रूबी गायब है। एफबीआई हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में एजेंट स्कूली को पता चलता है कि एजेंट मुल्डर ने आयोवा जाने के लिए यात्रा खर्च की अनुमति मांगी है। चीफ स्कॉट ब्लेविंस उसे एक फाइल दिखाते हैं जिसमें मुल्डर का लंबे समय से विश्वास है कि उसकी बहन सामंथा का एलियंस ने अपहरण कर लिया था। स्कूली मुल्डर से बात करती है और बताती है कि रूबी की गुमशुदगी जांच के लायक नहीं है। मुल्डर उसे समझाता है कि लेक ओकोबोगी एक यूएफओ हॉटस्पॉट है जहां अगस्त 1967 में 4 कंफर्म्ड साइटिंग हुई थी। डार्लिन, रूबी की मां, उनमें से एक गवाह थी। वायुसेना ने इन घटनाओं को मौसम गुब्बारे के रूप में खारिज कर दिया था। हालांकि 700 मील की सीमा में एक भी मौसम गुब्बारा नहीं था। मुल्डर और स्कूली डार्लिन से मिलने के लिए आयोवा जाते हैं। उनके घर पर डार्लिन बताती है कि केविन हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहा है। स्कूली डार्लिन से पूछती है कि क्या उनकी तलाक में किसी प्रकार की कस्टडी लड़ाई हुई थी। डार्लिन जोर देकर कहती है कि उसके एक्स हस्बैंड का इस गुमशुदगी से कोई संबंध नहीं है। वह पूरी तरह से मानती है कि एलियंस ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। मुल्डर केविन से बात करना चाहता है। वह केविन को टीवी पर स्टैटिक देखता हुआ पाता है, जैसे वह किसी संकेत को प्राप्त कर रहा हो। जब मुल्डर पास जाता है तो वह देखता है कि केविन एक कागज पर बाइनरी कोड लिख रहा है। केविन दावा करता है कि बाइनरी कोड टीवी से आ रहा है। मुल्डर, जो बहुत उत्सुक है, इस कोड को विश्लेषण के लिए भेज देता है। कुछ समय बाद वे स्थानीय शेरिफ से मिलते हैं जो बताता है कि अपहरण का कोई प्रमाण नहीं है, न कोई फोन कॉल, न कोई फिरौती का पत्र, न ही कोई लाश। शेरिफ का मानना है कि रूबी शायद घर छोड़कर भाग गई होगी और डार्लिन इसे केवल नकारने की कोशिश कर रही है। जैसे ही मुल्डर बाहर जाता है उसे अपनी कार पर एक नोट मिलता है, मैं सड़क के उस पार हूँ, मुझे फॉलो करो। वह और स्कूली सड़क के पार देखते हैं और एक लड़की को खड़ा पाते हैं। वे उसे लाइब्रेरी के अंदर फॉलो करते हैं। लड़की, जिसका नाम टेस्सा है, उन्हें बताती है कि जिस रात रूबी गायब हुई थी वह अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग रैंडल से मिलने वाली थी। रूबी और ग्रेग को झील पर मिलना था। ग्रेग ने रूबी को गर्भवती कर दिया था और वे दोनों एक साथ शहर छोड़ने का प्लान बना रहे थे। वह यह भी बताती है कि ग्रेग अक्सर पेंसिल्वेनिया पब में आता था। मुल्डर और स्कूली बार में जाते हैं जहां बारटेंडर उन्हें बताता है कि ग्रेग ने 3 हफ्ते पहले छुट्टी ली थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। मुल्डर बारटेंडर से बात करते हुए उसके हाथ पर एक यूएफओ टैटू देखते हैं। बारटेंडर अपने बालों को पीछे करता है और अपना जला हुआ कान दिखाता है, बताते हुए कि यह लेक ओकोबोगी में एक यूएफओ मुठभेड़ के कारण हुआ था। उसी रात जब स्कूली सो रही होती है, उसे अपने कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि 2 पुरुष हॉलवे में घूम रहे हैं और उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और वे पुरुष मुल्डर से बात करने की मांग करते हैं। वे पुरुष खुद को एनएसए से बताते हैं और मुल्डर से यह पूछते हैं कि उसने वह बाइनरी कोड कहां से प्राप्त किया जिसे उसने विश्लेषण के लिए भेजा था। वे उसे सूचित करते हैं कि वह कोड एक क्लासिफाइड डिफेंस सैटेलाइट के ट्रांसमिशन का अंश है। वे पुरुष एक कॉल प्राप्त करते हैं और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद एनएसए डार्लिन के घर पर छापा मारती है, यह मानते हुए कि केविन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। स्कूली और मुल्डर घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि डार्लिन और केविन को गिरफ्तार किया जा रहा है। एनएसए एजेंट घर से और बाइनरी कोड प्राप्त करते हैं। मुल्डर की नजर बगीचे में खड़ी आरवी पर जाती है। वह देखता है कि वाहन की छत काली हो गई है। वह पास जाकर इसका निरीक्षण करता है और यह पाता है कि इसके ऊपर जलने के निशान हैं। एनएसए में मुल्डर और स्कूली को सूचित किया जाता है कि केविन से प्राप्त जानकारी में कोई कार्रवाई करने योग्य प्रमाण नहीं है। उसे उस दोपहर बाद रिहा किया जाने वाला है। एजेंटों को बाइनरी कोड भी दिखाया जाता है जो डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने पर विभिन्न जटिल पैटर्न के अंश दिखाता है जो डीएनए डबल हेलिक्स और एक संगीत रचना की तरह प्रतीत होते हैं। हालांकि पूरा संदेश अधूरा है। केविन की रिहाई के बाद डार्लिन मुल्डर और स्कूली से गुस्से में मिलती है। वह दृढ़ता से उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहने की चेतावनी देती है, यह कहते हुए कि वे उन्हें और उनके परिवार को और भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्डर, हालांकि यह मानता है कि केविन के पास रूबी को ढूंढने की कुंजी है। उसे यकीन है कि केविन, जो विभिन्न प्रकार का डिजिटली डेटा प्राप्त और प्रोसेस कर चुका है, एक कांडुएट लिंक हो सकता है। जो कुछ भी उस रात रूबी को ले गया उससे जुड़ा एक चैनल हो सकता है। मुल्डर का मानना है कि शायद रूबी के अपहरण के दौरान
दौरान केविन को किसी तरह से छुआ गया था, लेकिन स्कूली इसका विरोध करती है, यह कहते हुए कि अपहरण का कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी वे लेक ओकोबोगी की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर वे झील के किनारे जलाए गए पेड़ की रेखा देखते हैं। जांच करते हुए मुल्डर कुछ अजीब पाता है। रेत का कुछ हिस्सा कांच में बदल गया है, जो अत्यधिक गर्मी या कुछ और असामान्य घटना का संकेत है। जैसे जैसे वे अपनी खोज जारी रखते हैं, मुल्डर एक लोमबड़ी को देखता है और उसे जंगल में फॉलो करता है। जंगल में वह कुछ लोमबड़ियों के झुंड के पास एक कब्र पाता है। उन्हें डराने के लिए वह हवा में अपनी बंदूक चलाता है। जब लोमबड़ियां भाग जाती हैं, तो फॉरेंसिक टीमों को जांच करने के लिए बुलाया जाता है। वे एक पुरुष की लाश खोजते हैं जो कॉकेशियन है और उसकी पहचान ग्रेग रैंडल के रूप में होती है, जो रूबी का बॉयफ्रेंड था। ग्रेग की वस्तुओं की जांच करते समय मुल्डर उसके पर्स में एक नोट पाता है जिसमें लिखा होता है, डॉक्टर जैक फाउलर, अगस्त 7, 2:30। ये नोट की हैंडराइटिंग टेस्सा के नोट से मेल खाती है। टेस्सा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे स्कूली और मुल्डर के सामने लाया जाता है। वे उसे जैक फाउलर से मिली जानकारी से सामना कराते हैं, जिन्होंने बताया कि यह टेस्सा है, न कि रूबी, जो गर्भवती है। टेस्सा बताती है कि ग्रेग ने उसे वादा किया था कि वह उसे क्रिसमस से पहले LA ले जाएगा। मुल्डर मानता है कि टेस्सा को पता था कि ग्रेग और रूबी झील पर मिलने वाले थे और उसने उन्हें मार डाला। मुल्डर उसे गुस्से में ले आता है। वह टूट जाती है और स्वीकार करती है कि रूबी उस रात झील पर नहीं थी। स्कूली, जो यकीन करती है कि रूबी मर चुकी है, मानती है कि टेस्सा की ग्रेग को मारने की स्वीकृति का मतलब है कि उसने रूबी को भी मारा होगा, लेकिन मुल्डर यकीन नहीं करता। वह जोर देकर कहता है कि जंगल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो रूबी के गायब होने से जुड़ा हो सकता है। जवाब पाने के लिए दृढ़, मुल्डर स्कूली से कहता है कि वह केविन से बात करेगा, क्योंकि वह मानता है कि लड़का अभी भी सच्चाई का पर्दाफाश करने की कुंजी रखता है। मुल्डर और स्कूली डार्लिन के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसे खाली पाते हैं। मुल्डर कमरे का निरीक्षण करते हुए देखता है कि फर्श पर बाइनरी कोड से भरे हुए कागज के पन्ने पड़े हैं। स्कूली ऊपर जाती है और मुल्डर को बुलाती है, कहती है कि उसे ऊपर आना चाहिए। जब वह उसके पास आता है तो वे बिखरे हुए कागजों को देखते हैं। दूरी से देखा जाए तो बाइनरी कोड एक छिपी हुई छवि बनाता है, रूबी की एक फोटो। जब वे झील की ओर जाते हैं तो मुल्डर स्कूली से अपना अतीत साझा करता है। वह उसे बताता है कि जब वह बच्चा था तो वह अपनी आंखें बंद करके कमरे में जाता था, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी बहन वहां होगी। हालांकि वह बड़ा हो गया है। वह स्वीकार करता है कि वह अब भी वही करता है। यह एक आदत बन गई है जिसे वह छोड़ नहीं सकता। वे झील पर पहुंचते हैं और डार्लिन की आरवी पानी के किनारे खड़ी पाते हैं। मुल्डर और स्कूली निशान का पालन करते हुए जंगल में और अंदर जाते हैं। जल्द ही वे डार्लिन को पाते हैं, जो हांफते हुए और परेशान है। वह मुल्डर से कहती है कि वह केविन के साथ नहीं चल पाई, जो आगे आगे दौड़ रहा था। मुल्डर और आगे बढ़ता है। अंत में वह केविन को एक उज्जवल रोशनी की ओर बढ़ते हुए देखता है। जब मुल्डर उसके पास पहुंचता है तो रोशनी बाइक के हेडलाइट्स से निकली होती है। मुल्डर जल्दी से केविन को पकड़ता है। केविन जोर देकर कहता है वह वापस आ गई है। मुल्डर संदेहपूर्ण उसके शब्दों को नकारता है, यह मानते हुए कि यह केविन की भ्रम की एक और निशानी हो सकती है। अचानक मुल्डर सुनता है कि स्कूली उसका नाम पुकार रही है। उसने रूबी को पाया है, बेहोश लेकिन जीवित। बाद में अस्पताल में मुल्डर नोट करता है कि रूबी वजनहीनता के लक्षण प्रदर्शित कर रही है। शटल अंतरिक्ष यात्री भी यही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। बाद में वे रूबी से मिलते हैं, जो अब जाग चुकी है। मुल्डर धीरे से रूबी से पूछते हैं कि क्या वह याद कर सकती है कि वह कहाँ थी। रूबी झिझकती है, फिर धीरे से जवाब देती है, उन्होंने मुझे कुछ भी कहने से मना किया है। इससे पहले कि वे उसे और अधिक दबाव डाल पाते, डार्लिन आ जाती है। वह दोनों से बाहर जाने के लिए कहती है और जोर देती है कि उन्हें अब चले जाना चाहिए। मुल्डर चाहते हैं कि रूबी सबको अपनी कहानी बताए, लेकिन डार्लिन समझाती है कि उसने पहले ही अपनी UFO देखने की कहानी सबके साथ साझा की थी, लेकिन उसे सिर्फ हंसी का सामना करना पड़ा। वह कहती है कि सच ने उसे केवल दर्द दिया और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी वही कष्ट झेले जो उसने झेला। मुल्डर निराश होकर चला जाता है। बाद में स्कूली हिप्नोटिक सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें मुल्डर उस रात को याद करते हैं जब उसकी बहन गायब हो गई थी। इस बीच मुल्डर अकेले एक चर्च बैठे अपनी बहन की तस्वीर को देख रहा है। वह रोने लगता है क्योंकि उसने रूबी को तो बचा लिया, पर वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया था और वो दर्द अभी भी उसके दिल में मौजूद है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।